अधिराज का संजना के जीवन में अचानक से आना संजना को चौंका देने वाला था, लेकिन इतने साल बाद उसको अपने सामने देखना उसे एक सुकून दे रहा था। नवी को सुलाकर वो स्विमिंग पूल एरिया में आई और टहलने लगी। दिन भर की थकान उसे यहाँ लेकर शांत कर रहा था। थोड़ी देर घूमने के बाद वो आकर लेट गई। सुबह होकर वो घर के कामों में लग गई। विराज के ना होने से घर में ही वो ऑफिस का काम करने लगी। नबी को तैयार करके उसे स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़कर वो घर आ रही थी कि बीच रास्ते पर विराज का फ़ोन आ गया। उसने दोबारा एक कॉफ़ी शॉप पर मिलने को बुलाया। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर गाड़ी को एक कॉफ़ी शॉप पर रुका। अंदर गई तो कॉफ़ी शॉप पर भीड़ ज़्यादा नहीं थी। संजना ने देखा अधिराज पहले ही एक टेबल पर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। संजना उसके सामने सीट पर बैठ गई और कहा, क्यों बुलाया है अधिराज? अधिराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बस तुम्हें देखने का मन हुआ तो बुला लिया। कल से तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तुम्हारी तबीयत ठीक होगी कि नहीं, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। अधिराज ने अपना हाथ संजना के हाथ पर रखा। संजना ने कहा, ठीक है, बस कल थोड़ा थकान महसूस हो रहा था। अधिराज ने कहा, तुम अभी भी झूठ नहीं बोल पाती संजना, कल मेरे बारे में ही सोच रही थी ना। मेरा ऐसे अचानक आने से तुम चौंक गई ना। संजना उसकी बात सुनकर ज़्यादा हैरान नहीं हुई, क्योंकि अक्सर अधिराज उसका झूठ पकड़ लेता था। संजना ने कुछ नहीं बोला। अधिराज चुप ना रहकर अपने स्ट्रगलिंग दिनों की बातें करने लग गया। संजना चुपचाप बस अधिराज की बातें सुनने लग गई। धीरे धीरे यह मुलाकातें रोज़ होने लग गई। संजना और अधिराज रोज़ कहीं ना कहीं मिलने लगते और ऐसी जगह मिलते जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। संजना अब धीरे धीरे पुरानी संजना में बदलने लगी। हंसना बोलना उसे दोबारा सीख लिया था। अधिराज के साथ रहकर उसके दिल में एक सुकून मिलता। जहाँ अधिराज की बातें संजना को सुनने में अच्छा लगता, वहीं अधिराज संजना की मन की बातें अच्छे से जान लेता और उसे समझता। धीरे धीरे विराज की कमी अनजाने में ही अधिराज ने वो ले लिया। संजना अब अधिराज के सामने खुलकर हंसती और बोलती। संजना ने किसी को भनक तक लगने नहीं दिया। नवी को स्कूल छोड़कर वो अधिराज से मिलने जाती। एक महीना ऐसे बीत गया। संजना शाम को अधिराज से मिलके घर के अंदर आ रही थी, तभी किसी ने उसे आवाज़ दी, संजना। संजना पीछे जैसे ही पलटी वो चौंक गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने विराज खड़ा था। विराज उसके पास आया और पूछा, तुम कहीं बाहर गई थी क्या? संजना के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने कहा, वो मैं माँ पापा से मिलने गई थी। पर आप कब आए? विराज ने कहा, डील हमें मिल गई, बस अभी फ्लाइट लैंड हुई। घर आया तो पता चला तुम कहीं गई हो। संजना ने कहा, हाँ आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। विराज कमरे में चला गया। संजना भी अपने कमरे में चली गई। बाथरूम गई और अपना मुंह धोया। शीशे पर उसने अपने आप को देखा और खुद से सवाल पूछा, क्या हो रहा है तेरी ज़िंदगी में संजना? आजकल तेरा मन कहीं और चला गया है। तू अधिराज से दोबारा प्यार करने लगी है। वो एहसास तेरे मन में दोबारा जाग चुका है। अगर तू अधिराज को अपना ले तो विराज का क्या होगा? नवी, उसका क्या होगा? क्या अधिराज कभी तेरी बेटी को अपनाएगा? संजना की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से दोबारा अपना चेहरा धोया और मुंह पोंछकर नीचे चली आई, जहां विराज पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। संजना ने खाना परोसा और दोनों मिलकर खाना खाने लग गए। रूम में आकर संजना ने अधिराज को कल मिलने के लिए मैसेज किया। तय समय पर दोनों कश्मीरी गेट पर मिले। अधिराज को देखकर संजना रो पड़ी। अधिराज ने उसे शांत कराया और कहा, चुप हो जाओ संजना, और पहले ये बताओ क्या बात है? संजना ने कहा, विराज लौट आए हैं। वो लौट आए हैं, मैं और तुम दोबारा नहीं मिल सकते। अधिराज ने एक लंबी सांस ली और कहा, फिक्र मत करो, हमारा मिलना मैं किसी को भनक तक नहीं लगने दूंगा और कुछ भी बहाना करके हम दोनों मिलेंगे। और विराज वैसे भी मेरा पार्टनर है, तो हम ऑफिस में भी मिलेंगे। तुम चिंता मत करो, किसी को कोई शक नहीं होगा। बस तुम शांत रहो, मैं कुछ हल निकालूंगा। संजना को दिलासा देकर अधिराज और संजना अपने अपने रास्ते चले गए। विराज को शक ना हो इसलिए संजना ऑफिस चली गई। विराज और संजना में काम के अलावा ज़्यादा बात नहीं होती थी। अब विराज से हटकर संजना ने अपना पूरा ध्यान अधिराज और नबी में लगा दिया।
एक और महीना यूं ही मिलते जुलते निकल गया। किसी को भनक तक नहीं थी कि संजना और अधिराज पूर्व प्रेमी प्रेमिका थे। कभी कभी काम के बहाने संजना विराज से कहकर अधिराज को खाने पर बुला लेती थी। दोनों एक दूसरे की मन के जज्बात आंखों से पढ़ लेते थे। संजना और अधिराज का प्यार असीम सीमा तक पहुंच रहा था। जिस प्यार को संजना ने 4 साल पहले भूल चुकी थी, वही प्यार उसने अधिराज के रूप में दोबारा पा लिया। 2 महीने बाद एक सुबह सावित्री जी संजना से किसी काम से बहाने आई। उसके रूम में आकर देखा तो संजना अपने कमरे में नहीं थी, बाथरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी। सावित्री जी ने सोचा संजना बाथरूम में होगी, इसलिए उसने उसे पुकारा, संजना तुम अंदर हो क्या? संजना ने अंदर से कहा, जी माँ मैं नहा रही हूँ, आपको कुछ चाहिएगा? सावित्री जी ने कहा, हाँ तेरे पापा का एटीएम कार्ड यहीं रह गया है, तू बता सकती है कहाँ पर है? संजना ने कहा, हाँ माँ अलमारी के साइड के दराज में रखा है। सावित्री जी ने अलमारी खोली और साइड के दराज में ढूंढा तो उन्हें मिल गया। तभी कुछ कागज़ देखा तो दराज से आधा निकला हुआ था। सावित्री जी को वो कुछ कानूनी कागज़ लगा। उन्होंने निकाल कर देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनके हाथ में डाइवोर्स पेपर थे जिसमें संजना और विराज के नाम लिखा हुआ था। संजना तब तक नहा के भी आ गई थी। उसने अपने माँ के हाथ में डाइवोर्स पेपर पकड़े हुए देखा। संजना थोड़ा सहम गई। सावित्री जी ने गुस्से में कहा, संजना ये क्या है? संजना ने हकलाते हुए कहा, माँ वो माँ। इससे पहले वो कुछ बोलती सावित्री जी ने एक थप्पड़ जड़ दिया उसके गाल पर। संजना के आंखों में आंसू आ गए। आंखों में नमी लिए वो अपनी माँ को देख रही थी जो गुस्से से उसे घूर रही थी। सावित्री ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या है? तू विराज को डिवोर्स देना चाहती है या डिवोर्स देने का भूत तुझ पर कब चढ़ा? हाँ बता, तू चुप क्यों है? संजना ने गुस्से में कहा, क्योंकि मैं विराज से प्यार नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अधिराज से प्यार करती हूँ। सावित्री जी अधिराज का नाम सुनकर चौंक जाती हैं। अधिराज? संजना ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ अधिराज। मैं अधिराज से दोबारा प्यार करने लगी हूँ। उसने दोबारा मुझे हंसना सिखाया, जीना सिखाया, मेरा अस्तित्व याद दिलाया जिसे मैं 4 साल पहले भूल गई थी। सावित्री जी को उसकी बात सुनकर और गुस्सा आने लगा। उन्होंने गुस्से से कहा, चुप, एकदम चुप। तेरे अधिराज का भूत अभी भी तेरे सर से नहीं निकला। दोबारा उसके प्यार में पड़ गए जिसके पास पहले से कुछ नहीं है। किस प्यार की बात कर रही है तो संजना? उसने आज तक दिया ही क्या है तुझको? अगर उसके साथ तो शादी करती तो जिंदगी भर पैसों की तंगी से मरती। शुक्र मना आज विराज से शादी करके तेरी किस्मत खुल गई। सावित्री जी की बात को बीच में काटते हुए संजना ने चिल्लाकर कहा, बस माँ बस, हमेशा आपकी वजह से मुझे तकलीफ़ हुई है। कभी कभी तो लगता है आप मेरी माँ हो ही नहीं, क्योंकि कोई भी माँ अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों को दांव पर नहीं लगा सकती। अपने मतलब के लिए आपने मुझे विराज के हाथों सौंपा जिससे मुझे कभी भी कोई खुशियाँ नहीं मिल पाई। संजना इससे आगे कुछ कह नहीं पाई। रोते रोते उसकी शरीर कांपने लगे और बोलने की हिम्मत उसमें और बाकी नहीं थी। वो निढाल होकर जमीन पर बैठ गई। सावित्री जी ने वो पेपर उसके मुंह पर फेंकते हुए कहा, तेरी किस्मत तो अब विराज ही तय करेगा, वो ही बताएगा कि तेरे साथ क्या करना है। जैसे वो जाने को पलटी, संजना ने उनके पैर पकड़ लिया और रोते हुए कहा, प्लीज़ माँ, विराज से कुछ मत कहिएगा, प्लीज़ माँ। सावित्री जी अपने पैर छुड़ाने लगी और कहा, छोड़ संजना, अब तेरी मनमानी मैं नहीं होने दूंगी, छोड़ मुझे। अपने आप को छुड़ाकर सावित्री जी बाहर चली गई। संजना चीखती रही लेकिन वो रुकी नहीं। धीरे धीरे संजना का रोना हिचकी में बदलने लगा। वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगी। वो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। खड़ी होने की कोशिश में वो दोबारा ज़मीन पर बैठ गई। आंखों पर अंधेरा छाने लगा, होठ कँपकपाने लगे। धीरे धीरे वो निढाल होकर ज़मीन में लेट गई। विराज की गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। उसमें से विराज जल्दी से उतरा। वो फ़ोन पर बातें करते हुए घर के अंदर आ रहा था। विराज ने उस साइड फ़ोन पर अपनी सेक्रेटरी से कहा, रीना वो मेहता वाली फ़ाइल तुमने किसको दी? रीना ने कहा, सर मैंने संजना मैम को वो फ़ाइल दे दिया है। विराज ने कहा, ओके, वो फ़ाइल लेकर मैं मीटिंग में पहुंच रहा हूं, तुम तब तक मीटिंग की तैयारी करो। विराज ने फ़ोन काट दिया। संजना के रूम के सामने आकर पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था। विराज ने खटखटाया पर अंदर से कुछ जवाब नहीं आया। उसने हल्के से दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाज़ा थोड़ा खुल गया।
विराज को थोड़ा अजीब लगा। विराज ने पूरा दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसके हाथ से फ़ोन छूट गया। संजना बेहोश होकर ज़मीन पर पड़ी थी। उसकी यह हालत देखकर विराज डर गया। वो दौड़कर उसके पास गया और उसका सर अपनी गोद में लेकर गाल थपथपाने लगा। विराज ने कहा, संजना संजना उठो, क्या हुआ तुम्हें? विराज ने ज़्यादा देरी ना करते हुए उसने संजना को गोदी में उठाया और भागते हुए वो गाड़ी में पहुंचा। संजना को पीछे की सीट पर ध्यान से लिटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। वो तेज गाड़ी चलाने लगा और बार बार पीछे मुड़कर संजना को भी देख रहा था। गाड़ी तेज चलाने से वो जल्दी हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने फटाफट से संजना को गोदी में उठा और हॉस्पिटल के अंदर भागा। जल्दी से डॉक्टर से कहकर उसे एडमिट कर लिया गया। संजना की हालत देखकर विराज को उसकी चिंता होने लगी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। विराज ने हड़बड़ाहट में पूछा, डॉक्टर अब मेरी वाइफ कैसी हैं? डॉक्टर ने कहा, वह बेहतर है। कमजोरी और मेंटल प्रेशर के कारण वो बेहोश हो गई। उन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में वह होश में आ जाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर विराज को राहत मिली। डॉक्टर यह कहकर आगे बढ़ गया। विराज ने सावित्री और रवि जी को फ़ोन करके संजना के कंडीशन के बारे में बताया। आधे घंटे बाद वो दोनों भी आ गए। विराज ने उन्हें सब बताया, उन्हें शांत करवाया। तीनों संजना के वार्ड के सामने बैठकर उसके होश में आने का इंतजार करने लगे। डॉक्टर दोबारा चेकअप करने गए तो संजना को ज़्यादा कमजोरी के कारण होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर बाहर आए और विराज से कहा, मिस्टर विराज, आपकी वाइफ की कमजोरी के कारण उन्हें आज शायद ही होश आ पाए, इसलिए उन्हें आज हॉस्पिटल में ही एडमिट करना पड़ेगा। विराज ने सर हिला दिया। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया। उधर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। विराज ने कहा, हेलो। उधर से आवाज़ आई, छोटे साहब आप कहाँ हैं? आवाज़ सुनकर विराज समझ गया कि घर से कोई नौकर बोल रहा है। हाँ बोलो। नौकर ने कहा, छोटे साहब छोटी मैम बहुत रो रही हैं। स्कूल से आने के बाद छोटी मालकिन को नहीं ढूंढ पाई तो वो रोने लग गई। अब आप ही आके संभाल सकते हैं। विराज ने आने को कहकर फ़ोन रख दिया। उसने सावित्री और रवि जी से कहा, माँ पापा नवी घर पर अकेली है, मैं उसके साथ मिलकर वापस हॉस्पिटल आता हूँ। रवि जी ने कहा, बेटा नवी बेटी अकेली है तो तुम रात घर पर ही रह जाओ, मैं संजना के पास रह जाऊँगा। तुम्हारी बेटी को तुम्हारी ज़रूरत है और मेरी बेटी को मुझे। विराज ने कहा, ठीक है पापा, मैं एक बार संजना से मिलकर आता हूँ। विराज कमरे के अंदर चला गया जहाँ संजना चुपचाप लेटी हुई थी। विराज उसके पास गया और ध्यान से उसे देखने लगा। इन 4 साल बाद आज विराज ध्यान से संजना को देख रहा था। मुरझाया हुआ चेहरा देखकर विराज के आंसू संजना के गाल पर आकर गिरा। उसने संजना के सर को प्यार से सहलाया और उसका सर चूम लिया। एक नज़र देखने के बाद वो वार्ड से बाहर निकल आया और गाड़ी लेकर घर पहुंचा। कुछ देर बाद वो घर पहुंचा तो अंदर आकर देखा तो नवी रो रही है और नौकर उसे चुप कराने का प्रयास कर रहे थे। विराज को देखकर सब चुप हो गए। छोटी सी नवी विराज को देखकर डर से अम्मा के पीछे छुप गई। विराज ने सबको देखा और घुटनों के बल बैठकर मुस्कुराकर अपने दोनों बाहें फैला दिया। नबी के सामने विराज का नया रूप देखकर सब चौंक गए। विराज ने उससे अपने पास आने का इशारा किया। नबी दौड़कर विराज के गले लग गई। वहाँ खड़े सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। विराज ने उसे अपनी गोद में उठाया और प्यार से कहा, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? विराज ने उसके आंसू पोंछे। नवी ने कहा, पापा मम्मा कहाँ हैं? मैं मम्मा को बहुत मिस कर रही हूँ, सुबह से उन्हें नहीं देखा है। विराज ने नौकरों को इशारा किया। वो सब वहाँ से किचन में चले गए। विराज उसे गोदी में लेकर डाइनिंग टेबल पर आके बैठ गया और कहा, मम्मा किसी काम से बाहर गई हैं, कल आ जाएंगे, आई प्रॉमिस। नवी ने खुशी खुशी विराज की बात मान ली। नौकर जल्दी से खाना लगा दिया। नबी धीरे धीरे विराज से घुल मिल रही थी। विराज ने नौकर को एक प्लेट में ही खाना लगाने को कहा। प्लेट में खाना लगाने के बाद विराज बात करते करते नबी को खाना खिलाने लगा। नबी स्कूल की बातें, अपने दोस्तों की बातें सब विराज को बताने लगी, जिससे वह पहले डरती थी। आज उससे हंस हंस की बातें करने लगी। खाना खाने के बाद विराज नबी को अपने कमरे में ले गया। नबी की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपने पास उसे सुला दिया। विराज उसे प्यार से थपकी देने लग गया। धीरे धीरे वो नींद की आगोश में चली गई। सोती हुई वो बिल्कुल गुड़िया की तरह लग रही थी। विराज ने उसको चद्दर उठाया और प्यार से उसके गुलाबी गाल चूम लिया। संजना के बारे में सोचकर विराज भी सो गया। सुबह हो गई। संजना ने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। यह देखकर वो घबरा गई। उसने आवाज़ लगाई तो एक नर्स दौड़ती हुई आई और कही,
कहा, अब आप कैसी हैं? संजना ने कहा, मैं यहाँ कैसे आई? कौन लेकर आया मुझे? नर्स ने कहा, आपके हस्बैंड लेकर आए हैं। आप पूरी रात बेहोश थी। रुकिए, आपके घर वाले बाहर बैठे हैं, उन्हें बुलाती हूँ मैं। नर्स ने रवि जी को बुलाया। रवि जी ने जल्दी से संजना के पास है उनका हाल चाल पूछने लगे। संजना ने कहा कि वो अब ठीक है और यहाँ कैसे पहुँची, तो रवि ने कल का सारा हाल उसे बता दिया। रवि जी ने कहा, विराज बेटा, विराज आता ही होगा, तू अपना ध्यान रख लेगी ना? घर पर तेरी माँ अकेली है। संजना ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद नर्स आई और कहा, आपसे कोई मिलने आया है। संजना ने देखा कोई फूल लेकर खड़ा है। उसका चेहरा फूलों के गुलदस्तों से उसका चेहरा ढका हुआ था। जैसे ही उसने गुलदस्ते को हटाया, संजना हैरान रह गई। अधिराज मुस्कुराते हुए सामने खड़ा था, हाथ में गुलदस्ता लिए। वो पास आया और गुलदस्ता संजना को दिया। संजना ने उसे साइड में रखे टेबल पर रख दिया। अधिराज ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और पूछा, कैसी हो संजना? संजना ने कहा, मैं ठीक हूँ अधिराज, पर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? अधिराज ने कहा, कल से तुम्हें फ़ोन कर रहा था लेकिन तुम फ़ोन उठा नहीं रही थी। ऑफिस गया था मीटिंग के लिए जो विराज ने रखा था, उसमें ना तुम आई ना विराज। आज सुबह तुम्हारे घर गया था, पता चला तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो। संजना ने कहा, ओह, क्या तुम नबी से भी मिले? अधिराज ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, तुम्हारी तरह नटखट है, बहुत चुलबुली है। अभी संजना इससे पहले कुछ बोलती, कमरे का दरवाज़ा खुला। दोनों ने देखा तो हैरान रह गई। संजना और अधिराज हॉस्पिटल में एक दूसरे का हाथ पकड़े बातें कर रहे थे। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से दोनों ने उस तरफ देखा तो वो दोनों हैरान हो गए। दरवाजे पर विराज खड़ा था जो उन दोनों को देख रहा था। संजना ने तुरंत अपना हाथ उससे छुड़ा लिया। अधिराज खड़ा हो गया और साइड में आ गया। विराज संजना के पास आया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? संजना ने हल्का मुस्कुराकर कहा, ठीक हूँ, नवी कैसी है? विराज ने मुस्कुराकर कहा, बहुत मस्त, कल तुमसे मिलने के लिए जिद कर रही थी, मैंने समझा दिया उसे और आज तैयार करके स्कूल भेज दिया है। संजना विराज का नया रूप देखकर चौंक गई, क्योंकि इन 4 सालों में विराज ने कभी भी नवी को इतना प्यार नहीं दिया। संजना अपने सोच में ही डूबी थी कि विराज ने उसका सर चूम लिया और उसे प्यार से देखने लगा। संजना बड़ी बड़ी आंखें करके विराज को देख रही थी। ये सब देखकर अधिराज ने अपनी नज़रें फेर लिया। विराज संजना के बाद अधिराज से मुखातिब हुआ और हाथ मिलाकर कहा, कैसे हैं आप मिस्टर गुप्ता? अधिराज ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ मिस्टर आनंद, आप बताइए, कल आप मीटिंग में नहीं आए? विराज ने कहा, वो मेरी वाइफ की अचानक से तबीयत बिगड़ने से मैंने मीटिंग कैंसिल कर दिया, पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? अधिराज ने संजना को देखते हुए कहा, वो आपकी मीटिंग ना होने पर मैं आपके घर गया था, वहीं से मुझे पता कि आपकी वाइफ की हेल्थ ख़राब है तो मैं उनसे मिलने आ गया। विराज ने हल्का मुस्कुराया और कहा, ठीक है, आप ऑफिस जाइए, मैं आपको वहाँ ज्वाइन करता हूँ। अधिराज संजना के पास आया और कहा, टेक केयर मिसेस आनंद। संजना ने उसकी बात सुनकर हल्का सा सर हिला दिया। अधिराज ने विराज को देखा, फिर रूम से बाहर चला गया। विराज ने संजना से कहा, थोड़ी देर में पापा आ रहे हैं, मैं तब तक डिस्चार्ज पेपर बनाता हूँ। विराज चला गया। कुछ देर बाद कमरे में रवि जी आए। उनके हाथ में एक थैली थी। उस थैली में उन्होंने 2 सेब निकाला और काट कर संजना को खिलाने लगे। विराज भी डिस्चार्ज पेपर बना के लेकर आया। उसने संजना से कहा, डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूँ, उन्होंने हेल्दी फूड और जूस पीने को कहा ताकि तुम्हारी कमजोरी दूर हो। संजना खड़ी होने की कोशिश की तो विराज ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। संजना विराज को देखने लगी, जो इन 4 सालों में प्यार गुम हो गया था, आज वो धीरे धीरे वापस लौट आ रहा था। विराज ने संजना को देखकर मुस्कुरा दिया और गाड़ी में बिठा दिया। पहले रवि जी को घर छोड़ा, फिर अपने घर की तरफ चल दिया। संजना अपने में ही खोई बाहर देख रही थी। तभी विराज ने उसका हाथ लिया और अपने हाथ के साथ गियर में रख दिया। विराज आगे देखकर गाड़ी चलाने लगा और संजना हैरानी से विराज को देखने लगी। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचे। विराज ने सहारा देकर संजना को अपने रूम में छोड़ा और कहा, संजना कुछ घंटे के लिए अपना ध्यान रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मीटिंग के लिए बस अभी आ जाऊँगा। विराज ऑफिस के लिए निकल गया। दोपहर को नबी स्कूल से आई। संजना को देखकर वो उसकी गोद में बैठकर उससे ढेरों शिकायतें करने लगी। संजना बस मुस्कुराकर उसकी शिकायतों को सुनती रही। शाम को जल्दी विराज घर आ गया। पहले उसने संजना से हालचाल पूछा, फिर नबी के साथ खुलकर खेलने लगा। संजना को एक और झटका और लग गया।
रात को तीनों मिलकर एक साथ खाना खाने को बैठे। नवी संजना की गोदी को छोड़कर विराज के गोदी में जा बैठे। इन 4 साल में जिस पापा का प्यार पाने के लिए तरस रही थी, आज उससे बढ़ चढ़कर वो प्यार मिल रहा था जिसे वो खोना नहीं चाहती। नवी और विराज का प्यार देखकर संजना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। खाना खाने के बाद आज तीनों एक ही रूम में पहुंचे। विराज और नवी दोनों बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद नवी को सुलाकर विराज संजना के पास आया जो बालकनी में खड़ी थी। विराज ने पूछा, अब ठीक हो ना तुम? संजना ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों के बीच में खामोशी छा गई। विराज आगे बढ़ा और कंधे से पकड़कर अपनी तरफ किया। संजना नासमझ आंखों से विराज को देख रही थी। विराज ने हल्का सा अपने पास खींचा और अपने होंठ संजना के होंठों पर रख दिया। संजना की आंखें बंद हो गई। आंखें बंद करके उसे अधराज का चेहरा दिखा। वो झट से विराज से अलग हो गई। विराज ने मुस्कुराकर कहा, तुम थक गई हो, चलो सो जाते हैं। संजना ने कहा, आप भी यहीं सोएंगे? विराज ने कहा, हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? संजना ने ना में सिर हिला दिया है। बीच में नवी और उसके आसपास विराज और संजना सो गए। संजना अभी भी सोच रही थी कि विराज में इतना बदलाव कैसे आया। अगले दिन संडे था, इसलिए विराज और नवी घर पर थे। संजना अभी भी सो रही थी। विराज स्टडी रूम में काम कर रहा था। नवी तभी दनदनाती हुई कमरे में और विराज से गुस्से में कहा, पापा, डू यू रिमेंबर वन थिंग? विराज ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, क्या? नवी ने अपना सिर पीट लिया और कहा, ओफो पापा, आप बहुत भुलक्कड़, परसों मम्मा का बर्थडे है, आप भूल गए? विराज ने नबी को अपनी गोद में बिठाया और कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बहुत भुलक्कड़ हैं। इन 4 सालों में बहुत कुछ भूल गए हैं, पर चिंता मत करो, इस साल हम मम्मा को सरप्राइज़ देंगे। नबी ने खुशी से उछलते हुए कहा। ये दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते इसके लास्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।